हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएसडी कार्स। और भाई इतने दिनों तक आप लोगों से दूर रहने के बाद वापस से आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियां हो जाती हैं इंसान की, कई बार कुछ न कुछ जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ जाते हैं, लेकिन अब दोबारा से आप लोगों के साथ वापसी हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पिछले 3 सालों में टाटा टियागो की क्या हालत है, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या माइलेज रही, क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह रही, और आप इस गाड़ी को कंसिडर करें या ना करें, वो सारी जो बातें हैं वो आज के वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टली करने वाला हूं। आप चाहे टाटा टियागो लें या ना लें, मैं जो अपना रिव्यू है वो आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल ट्रू एंड ऑनेस्ट आज की वीडियो में भाई देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप गाड़ी देख सकते हैं, यहाँ पे 2022 मॉडल है। 19 जनवरी 2022 को ये गाड़ी मैंने ली थी और अब भाई दिसंबर हो गया है, यानी कि 20 दिसंबर 2024। पूरे 3 साल गाड़ी को हो जाएंगे 19 जनवरी 2025 में। लेकिन भाई गाड़ी मैंने आराम से चलाई है, बढ़िया से चलाई है। तो जो आउटर कंडीशन है, यानी कि एक्सटीरियर है गाड़ी का, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी वो भी बताऊंगा कि कहाँ एक आध खरोंच वगैरह जो लगी है वो भी आपको दिखाऊंगा। पर नॉर्मली अगर ऐसे में देखूं तो कलर वगैरह में वैसे कोई भी दिक्कत गाड़ी में नहीं आई है। हाँ, टायर्स थोड़े से ज़रूर घिस चुके हैं। 38,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। तो टायर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाफ टायर अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। ये आगे वाले टायर जो है वो मैंने पीछे करा दिए थे, तो वो भी यहाँ पे देख लीजिए कि इतने जो टायर्स हैं वो गाड़ी में फ़िलहाल में बचे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने ये क्रोम नीचे लगवाई थी, ये भाई बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। उस हिसाब से क्रोम वगैरह लगाने का कोई ऐसा बड़ा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार इंसान अपनी खुशी के लिए लगा लेता है। रियर प्रोफाइल की अगर बात करूं तो ये गाड़ी का रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, और रियर से भी कोई ऐसी खरोंच वगैरह बड़ा डैमेज गाड़ी में नहीं हुआ है। सेफ्टी आप जानते हैं कि गाड़ी की 4 स्टार सेफ्टी है, लेकिन उसको टेस्ट करने का जो मौका है वो भगवान किसी को ना दे तो ही बढ़िया है। खैर, यहाँ पे इस कोने पे जो खरोंच है थोड़ी सी वो लगी हुई है, क्योंकि बैक करते टाइम दीवार में थोड़ी सी मेरे से टच हो गई थी, तो वो निशान यहाँ पे हैं। उसके अलावा कोई ऐसा निशान वगैरह, खरोंच वगैरह इस गाड़ी में नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी को जितना प्यार से चलाओगे उतने ही दिन आपकी गाड़ी आपका साथ देगी, बढ़िया दिखेगी, नई दिखेगी। लेकिन भाई छोटी मोटी गलतियां अक्सर सबसे हो जाती है, चाहे कितना भी ध्यान दे लो। एक यहाँ पे आप खरोंच देख रहे होंगे, ये जो है वो टेम्पो में थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई थी, तो उस वजह से एक स्क्रैच यहाँ पे गाड़ी में ज़रूर है। बाकी साइड में या फ्रंट में, रियर में कोई इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी स्क्रैच वगैरह नहीं है गाड़ी में। और ग्राउंड क्लियरेंस भाई मैं बता दूं आपको, भले ही 160-65 mm है, लेकिन आज तक कहीं भी किसी भी ब्रेकर पे ये गाड़ी टच नहीं हुई है, क्योंकि सस्पेंशन ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं गाड़ी के। बड़े आराम से ऊंचे ब्रेकर्स पे से, गड्ढों वगैरह में से गाड़ी बड़े आराम से निकल जाती है। कहीं भी कोई ऐसा टच होने वाली जो समस्या है वो आपके सामने नहीं आती है। इंजन की अगर बात करूं तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई ढंग से रखी हुई गाड़ी और अब डब चलाई हुई गाड़ी में ना जो फ़र्क है वो साफ दिख जाता है। कहीं से भी कोई ऑयल लीकेज नहीं है। ये नहीं है कि टाटा का इंजन है लीक कर देता है। और बेल्ट में से भाई जो चूँ चूँ टाटा की पहचान थी ना, चूँ चूँ की जो आवाज़ है वो आज तक कभी भी इस गाड़ी में से नहीं आई है। यानी कि टाटा की जो गाड़ियां हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। इंजन के मामले में, वाइब्रेशन और साउंड वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छी गाड़ी मुझे लगी। और इंजन की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाड़ी को एक बार आपके सामने स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि वाइब्रेशन या जो आवाज़ है वो कितनी क्या बढ़ी है, घटी है, कैसी हो गई है। स्टार्ट करो बेटा। तो गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में है। कोई ऐसा वाइब्रेशन, आवाज़ कुछ ऐसी नहीं बदली है भाई 38,000 किलोमीटर में कि मैं कह दूं कि नहीं यार इंजन ख़राब हो गया है, बेकार हो गया है, डेड हो गया है, घटिया गाड़ी है, घटिया इंजन परफॉर्मेंस है। बिल्कुल नहीं। मेरे नज़रिए से अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया जो परफॉर्मेंस है वो इंजन की है। आवाज़ वगैरह जैसी पहले थी उतनी ही है, कोई ऐसा नोटिसेबल फ़र्क जो है वो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिलता है। इंजन के मामले में भाई अच्छी गाड़ी है, पावर बढ़िया है, सीएनजी में भाई बढ़िया पिकअप वगैरह लेती है।
कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होने वाली है। जो इंटीरियर लुक है गाड़ी का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे की वैसी ही है। अब भाई देख 3 साल पुरानी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत, कोई फेड आउट हो गया हो, कलर ख़राब हो गया हो, चूं चूं की आवाज़ आने लगी हो, डैशबोर्ड में रेटलिंग की आवाज़ आने लगी हो, ऐसी कोई दिक्कत अभी तक मेरे सामने इस गाड़ी में पेश नहीं आई है। तो एक बार मीटर और आपको दिखा देता हूं कि गाड़ी कितनी चली है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी चली है 38,441 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर्स में जो ओनरशिप रिव्यू है 3 साल का, वो आपको इस गाड़ी का मैं दे रहा हूं कि क्या कुछ परेशानी आई, नहीं आई, कैसी गाड़ी है, नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप भी टाटा टियागो लेने वाले हैं या लेने की सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपके काम आ सकती है। रियर सीटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो ये है गाड़ी की रियर सीटिंग। बड़े आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं अगर हेल्दी हैं। 3 लोग थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं इस गाड़ी में हो जाता है। अगर आप वैगनार से कंपेयर करेंगे तो 3 लोग वैगनार में ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जबकि इस गाड़ी में 3 लोग हेल्दी अगर हैं तो भाई नहीं बैठ पाते हैं उतने आराम से जितना कि वैगनार में बैठ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी समस्या ज़रूर आपके सामने रहती है। लेग रूम जो है वो भी सही है गाड़ी में, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या बहुत ज़्यादा। बिल्कुल खुला जो लेग रूम है वो भी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। हाँ, अगर 4 लोग हैं, 2 आगे 2 पीछे, तो पूरे आराम से बिल्कुल मज़े से गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। जैसे ही 5वां आदमी ऐड होता है उसमें थोड़ा सा जो कंजेस्टेड है वो रियर कैबिन आपका कहीं ना कहीं हो सकता है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बूट स्पेस जो है वो इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। पीछे की साइड में छोटा मोटा जो सामान है वो आप डाल सकते हैं। फ्रंट वाली साइड से सीट को आगे करके जो थोड़ा सा बूट स्पेस है वही आप ले सकते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। छोटे छोटे पैकेट बना के आप रख सकते हैं, वरना अगर ये कहें कि बूट स्पेस भाई बिल्कुल ही कम है इस गाड़ी में, तो वो भी कहीं भी गलत नहीं होगा। क्योंकि भाई नॉर्मल सामान रखने की या बैग वगैरह रखने की जो जगह है वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती है। बूट में सिलेंडर लगने के बाद जो सीएनजी भरने का वाल्व है वो यहाँ पे आपको मिल ही जाता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अंडर कवर है, कोई नहीं छेड़ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने इस गाड़ी के बारे में आपको बताई है। माइलेज की अगर बात करूँ तो ये गाड़ी भाई लोकल में अगर मैं चलाता हूँ तो 20-21 की जो माइलेज है वो मुझे दे देती है बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो भाई लगभग 30 की जो माइलेज है वो इस गाड़ी से आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्पीड है वो 80, 85 या 90 से ऊपर अगर जाती है तो माइलेज कम होना गाड़ी की शुरू हो जाती है। या फिर अगर 5 लोग बैठे हैं गाड़ी में और आप हाईवे पे भी चला रहे हैं तो 27-28 तक की जो माइलेज है वो इस गाड़ी से आप निकाल सकते हैं। उससे ऊपर की जो माइलेज है वो आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट ना करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो 4 स्पीकर गाड़ी में है। हरमन का जो स्टीरियो है वो यहाँ पे है। तो जो आवाज़ है वो यार बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी बिल्कुल नहीं फटती है। चाहे कितना भी तेज़ आप बजा लो स्टीरियो, यहाँ पे कोई ऐसी फटने की जो आवाज़ है वो गाड़ी में नहीं आती है। हरमन का स्टीरियो वाकई में टाटा की गाड़ियों में भाई जान डाल देता है। बहुत ही ज़बरदस्त जो आवाज़ है वो आती है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। अभी तक कोई ऐसी मिसिंग होने वाली ऐसी कोई दिक्कत अभी तक मेरे सामने इस गाड़ी में नहीं आई है पिछले 3 सालों में। बाकी यूएसबी कनेक्शन वगैरह बिल्कुल बढ़िया है। वही यूएसबी ड्राइव है मेरे पास इतने दिन से और उसी से गाड़ी चल रही है। एसी बढ़िया गाड़ी का, जितनी भी गर्मी हो तुरंत ही गाड़ी को जो है भाई ये एसी ठंडा कर देता है। कोई बड़ी दिक्कत आपके लिए नहीं होती है, क्योंकि कैबिन जो है वो बहुत बड़ा गाड़ी का नहीं है यहाँ पे। इस वजह से एसी जो है वो भी जल्दी ही कूलिंग यहाँ पे कर देता है। डे नाइट IRV मिला है तो उसका रात में गाड़ी चलाने में भाई काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि पीछे से जो प्रेशर वाली लाइटें होती हैं वो ना आंखों पे नहीं पड़ती है और आपका कहीं ना कहीं जो बचाव है वो इस गाड़ी में हो जाता है। बाकी क्लिच की अगर बात करूं तो अभी तक कोई ऐसा टाइटपन, हार्डनेस इस क्लिच में नहीं आई है। कोई जर्क वगैरह भी क्लिच नहीं करती है। और जो ब्रेक हैं वो भी भाई अच्छे खासे गाड़ी में काम करते हैं। एक्सेलरेशन बढ़िया लेती है गाड़ी, बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के। बढ़िया जो पिकअप है वो गाड़ी आपको देती है। और गियर शिफ्टिंग भी जो है वो भी गाड़ी की बिल्कुल स्मूथ आपको मिलती है। तो टाटा टियागो अगर आपने लेनी है तो उसकी कंडीशन बता देता हूँ कि क्यों आप टाटा टियागो को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले मैं कहूँ कि सेफ्टी अगर चाहिए,
एक छोटी गाड़ी में सेफ कार चाहिए तो आप बिल्कुल टाटा टियागो की तरफ आंख बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि 4 स्टार रेटिंग के साथ में गाड़ी आती है। दूसरा, अगर आपको अपने देश की कंपनी यानी कि टाटा की गाड़ी लेनी है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए तो फिर आप इस गाड़ी की तरफ हो सकता है ना जाएं, क्योंकि मार्केट में इससे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियां भी इसी रेंज में या इससे भी कम पैसे में आपको मिल सकती है। माइलेज की अगर हम कंपेयर करें मारुति वैगनार से तो उसको भाई ये गाड़ी माइलेज के मामले में नहीं पकड़ सकती है। उसके बाद अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो भी वैगनार से कम स्पेस इसमें मिलता है, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग चाहिए, जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, जो फील है वो लेनी है, तो आप वैगनार को छोड़ के टाटा टियागो पे बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है, जो रोड पे चिपक के गाड़ी चलती है, जो मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में, उसमें आप वैगनार को छोड़कर इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन जहाँ बात आती है जेब खर्चे की, कीमत की, स्पेस की, माइलेज की, वहाँ पे भाई आप सीधे वैगनार की तरफ चले जाते हैं। तो वैगनार लें या टाटा टियागो लें, दोनों ही डिपेंड करती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्या है, क्या आप अपनी गाड़ी से चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। उस मामले में सेट होने के बाद ही आप कोई सी भी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। वैगनार या टियागो ही क्या, उसके अलावा जो भी और गाड़ी आप लेना चाहें वो बिल्कुल क्लियरिटी होने के बाद लें, ताकि आपको अपने डिसीजन पे कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो मेरी तरफ से इस गाड़ी के बारे में ये था रिव्यू। कोई दिक्कत अभी तक गाड़ी में नहीं है, कोई इंजन में फॉल्ट नहीं आया, कोई भी वायरिंग वगैरह में या इसके सिस्टम में कोई भी जो फॉल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। शुरू में जो बत्ती आती थी, और वो तो बाई चांस बीच में एक आध बार वैसे भी आ गई है, जैसे सीएनजी फिल कराते हैं तो बत्ती आ जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप ही चली भी जाती है। तो उससे कोई ऐसी दिक्कत गाड़ी में अभी तक नहीं हुई है। उसके अलावा भाई कोई भी दिक्कत चलने में, मेंटेनेंस में, वैसे कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं आई है। वाकई में बढ़िया गाड़ी है टाटा की तरफ से। अगर आप सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी की तरफ भाई बड़े आराम से जा सकते हैं। इनकी अगर बात करूं तो ड्राइवर सीट जो है वो भाई काफ़ी आरामदायक है, लेकिन जब मैं अपनी अल्टो K10 से इस पर शिफ्ट हुआ था तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो शुरू में मुझे लगी थी, लेकिन अब इसी गाड़ी को चलाने की आदत पड़ चुकी है तो इसमें कोई मुझे ऐसी थकान दिक्कत नहीं होती है। आप भी अगर दूसरी गाड़ी से शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो आपके साथ भी हो सकता है। वैसे कंफर्टेबल आरामदायक सीटें हैं, ऊंची सीटें हैं, तो थोड़ा सा लंबी हाइट का जो आदमी है उसको बैठने वगैरह में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो ये था आप लोगों के सामने 3 साल के बाद टाटा टियागो की हालत का रिव्यू। हालत बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी चलाने पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कितना रश चलाते हैं, कितनी मुश्किलों में चलाते हैं, तो वो उस पर भाई डिपेंड करता है कि गाड़ी की कंडीशन 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद क्या बचेगी, नहीं बचेगी, तो वो आपके अपने खुद पे डिपेंड करता है। मेरी तरफ से जो रिव्यू था वो आपके सामने था। उम्मीद है कि रिव्यू आपको पसंद आया होगा और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प होगी अगर आप टाटा टियागो सीएनजी लेना चाहते हैं 2025 में। तो भाई यही था आज का वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।